नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआर्स। बच्चों, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी तो आज हम फिर से मिले हैं एमआर्स के साथ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। आज हम क्या करने वाले हैं, रिसेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं कुछ, जिनसे आपको पता ये क्या है, पूरा होल सिलेबस ऑफ बायो में से है। इसमें क्या आपको वो चीज़ मेन टॉपिक पता चल जाएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर में, या कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने सेलेक्टिव चैप्टर नहीं लिया, बाकी सारे कॉमन लिया कि कोई आप टॉपिक होता है ना, किसी को कोई चैप्टर नहीं अच्छा लगता, किसी को कोई टॉपिक अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पे पूरा होल सिलेबस से क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको समझ में आ भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन की क्वेश्चन हो तो किसी का रिप्रोडक्शन अभी रिवाइज नहीं हुआ हो। मैंने तो पूरा सिलेबस ले लिया है, जो टॉपिक आपका बन जाए, जो हो जाए उन्हें कर लेना, और जो नहीं समझ में आए उनका आप क्या कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो आप दोबारा से, और फिर दोबारा से इन पर आके क्वेश्चन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द चैट सेक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ एफआरएस। अब बच्चे बोलेंगे दीदी पूरी बायो पढ़ ली, सब चैप्टर पढ़ ली, लेकिन एफआरएस क्या होता है ये तो आज तक नहीं पढ़ा। तो एफआरएस को मैंने अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसा इंटरनेशनली और नेशनली है नहीं है कुछ, तो समझ जाना। एफआरएस मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होती हैं उनके दो फंक्शंस बताने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला क्या होता है, इन्हें क्या बोलते हैं, ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी मतलब बहुत ज्यादा हम उसे अहमियत दे रहे हैं, पहला चीज पर रख रहे हैं, और सेकेंडरी नहीं बोला, प्राइमरी बोला। प्राइमरी क्यों, क्योंकि जो ज्यादा काम करे उसे ज्यादा अहमियत मिलती है। तो ओवरी दो काम करती है, वो दो काम आप कैसे लिख सकते हो, टू मेक। ठीक है, तो आपको दो फंक्शंस बताने हैं ओवरी के, और ओवरी को प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी उसी को बोला जाता है जो सबसे ज्यादा काम करे। तो क्या क्या काम करता है हमारा ओवरी, तो टू मेक ओवम। ओवम क्या होता है, फीमेल गैमेट, तो फीमेल गैमेट को बनाता है। और दूसरा क्या करता है, टू रिलीज फीमेल सेक्स हार्मोन। और दूसरा क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। आप यहाँ पे इन हार्मोन के नेम भी होगा तो क्या नाम आ जाएगा, एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा और अच्छे से लिखना है कि द टू फंक्शंस ऑफ ओवम आर, फिर लिखना टू मेक ओवम विच इज अ फीमेल गैमेट, फिर लिखना टू रिलीज फीमेल सेक्स हार्मोन, और हार्मोन्स को इसके सामने लिख देना। इतना ही बहुत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज एट द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, वैसे ये रिवीजन क्लास नहीं है, ओनली क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा हिंट दे देती हूँ। ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है फूड चेन में जितने भी स्टेप्स आते हैं, जैसे प्रोड्यूसर के बाद हार्बीवोर्स के बाद कार्निवोर, ओमनिवोर, तो हर एक स्टेप जो आ रहा, प्रोड्यूसर के बाद दूसरा आना, दूसरे के बाद तीसरा आना, तो ये चीज क्या कहलाती है, ट्रॉपिक लेवल। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा। अब तुम दिमाग लगाओ, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आता है, प्रोड्यूसर यानी कि जो प्रोडक्शन करे, किसका प्रोडक्शन, फूड का, फोटोसिंथेसिस करे, यानी कि सबसे पहले तो ट्री आएंगे या फिर क्या आएंगे, प्लांट्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर के बाद भाई प्लांट्स को कौन खा सकता है, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स नहीं, कौन खाएगा, हार्बीवोर्स। और हार्बीवोर्स किस कैटेगरी में आते हैं, कंज्यूमर, इसमें आएंगे कंज्यूमर में। अब देखो, प्रोड्यूसर का मतलब होता है कोई चीज प्रोडक्शन करना, और कंज्यूमर का मतलब होता है किसी चीज को कंज्यूम करना। अभी कंज्यूम कहाँ से कर रहे हैं, डायरेक्टली प्लांट से, तो ये कंज्यूमर कौन से वाले कंज्यूमर होंगे, हार्बीवोर्स। तो इधर आप मेंशन भी करना हार्बीवोर्स, और इन्हें क्या बोलते हैं, और इन्हें आप ये भी बोल सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर को आप प्राइमरी भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि सबसे पहला कंज्यूमर कौन होगा, हार्बीवोर, तो आप इसमें आगे प्राइमरी भी लगाओगे, क्योंकि फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, जो इस कंज्यूमर को खाए, तो वो प्लांट मैटर नहीं खाएगा ना, वो तो एनिमल को खा रहा है, तो वैसे हम बोलेंगे कार्निवोर, यानी कि वो बन जाएगा सेकेंड कंज्यूमर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, प्राइमरी कंज्यूमर, हार्बीवोर्स। तो हमेशा सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएंगे, क्योंकि फर्स्ट में प्लांट आते हैं, तो प्लांट को हमेशा कौन करता है, हार्बीवोर्स। तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल कौन अचीव करेगा, हार्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न। हमारे जो
आप समझते हो ना, हमारे एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर मतलब एयर कंटेनिंग पार्ट जिसमें हम रहते हैं, उस एटमॉस्फेयर की कई सारी लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया, तो एटमॉस्फेयर की सबसे ये वाली लेयर जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हमारे घर पेड़ पौधे आते हैं, तो ये चीज होती है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर के बाद, ये तो 10 किलोमीटर दूरी पे होती है, ट्रोपोस्फेयर के बाद एक और लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर से, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है, और इसे नाम बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर पे क्या होती है, ओजोन लेयर। इसी स्ट्रेटोस्फेयर में कौन मिलती है हमें, ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर सबसे पहले जानो, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। क्या बोला जाता है इसे, ओजोन। O भी O2 मत लिखाना, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। O3 क्या होता है, ओजोन। अब ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है, कैसे इसका डैमेज हो रहा है, डैमेज होने का मतलब है जितनी मोटी हमारी ओजोन लेयर है वो पहले से क्या हो रही है, थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, ओजोन होल। ओजोन होल, होल का मतलब यूं मत समझना कि कोई होल हो गया है, होल का मतलब समझो कि जो थिकनेस है वो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिप्लीट। और डिप्लीट कैसे हो रही है, बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। और सबसे मेन एक्टिविटी जो ओजोन लेयर को कॉज कर रही है डैमेज, वो क्या होती है, यूज ऑफ CFCl3 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज। अब देखो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब कहाँ से बनता है, इसका सोर्स कौन है, तो इसके सोर्स होते हैं हमारे रेफ्रिजरेटर, हमारी शेविंग क्रीम्स, हमारे जो वो होते हैं ना फ्रीज वगैरह। तो इन सब चीजों से हमारा AC, एयर कंडीशनर वगैरह, इनसे एक केमिकल निकलता है जिसे हम बोलते हैं CFCl3 यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो फ्लोरीन भी आ रहा है, क्लोरीन भी आ रहा है, कार्बन भी आ रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे, बहुत हल्की गैस होती है ये, तो एनवायरनमेंट में जब रिलीज होती है ना तो बहुत ऊंचाई तक जाती है, और बहुत ऊंचाई तक जाते जाते वो कहाँ पहुंच जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि हम जहाँ रह रहे हैं वहां से 50 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर में स्थित ओजोन लेयर की थिकनेस उसके साथ रिएक्ट करती है, ओजोन लेयर के साथ। और आपको तो पता है जब रिएक्शन होती है तो केमिकल बॉन्ड टूटते हैं और कुछ नया चीज बन जाता है, यानी कि ओजोन नहीं रहेगी, कुछ और बन जाएगा और ओजोन की थिकनेस कम हो जाएगी। अब समझ में आ गया ना, तो मेन कॉज कौन कर रहा है, CFCl3। उसके बाद व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस, जिससे खतरा हो रहा है उसको हटा दो, यानी कि CFCl3 का यूज ना करें। तो क्या हो जाएगा, इसका कौन सा स्टेप हम ले सकते हैं, टू लिमिट द यूज ऑफ CFCl3। आप जानते होंगे, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो 1987 में एक कमेटी भी बनाई गई थी यूनाइटेड नेशन करके, कि उसमें सब वर्ल्ड के लोगों ने शपथ ली थी कि अब वो CFCl3 का यूज करना बंद कर देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ज्यादा देखा नहीं गया है। ओजोन हमारी धीरे धीरे डिप्लीट होती जा रही है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने खुद से हम माना कि अब हम ऐसे हो गए, हमारी लाइफ स्टाइल के इनके ऊपर पूरी डिपेंड है, लेकिन हमें थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम तो कर ही सकते हैं। तो CFCl3 का थोड़ा लिमिट पे यूज करें। जब ज़्यादा नहीं हमें फील हो रही गर्मी तो एयर कंडीशनर ना यूज़ करें, शेविंग क्रीम तो खैर करनी है, उसका तो खैर कोई नहीं है, ठीक है। तो इतने करो, फिर और बाकी 2-3 क्वेश्चन और हैं वो और बताती हूँ आपको। अब लेकर आई हूँ 3 क्वेश्चन और, देखो तब, नेम 2 ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन। देखो 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म बताने जिनके पास इतनी क्षमता है कि वो पेपर को फाड़ के आ सकते हैं, बोर्ड में टॉप कर सकते हैं। तो मैं से कोई, चलो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि दीदी हम इतने लेकर आएंगे, हमारा इतना ये सब, ठीक है, मैं देखती हूँ। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या होता है कि रीजनरेशन कौन कौन कर सकता है, उन ऑर्गेनिज्म के नाम लिखने हैं। तो याद करो, रीजनरेशन होता क्या है, वापस से रीजनरेट होना, दोबारा से बनना। तो ये कौन करता था, जब एक बार बॉडी टूट जाए और दोबारा से पूरी बॉडी बन जाती थी, एक टुकड़े से पूरी होल बॉडी बन जाना, वो कौन करता था, प्लेनेरिया एंड यस बोलो, प्लेनेरिया एंड हाइड्रा। दोनों फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो रीजनरेशन कर सकते हैं, यानी कि जैसे मैंने ये प्लेनेरिया बनाया, टुकड़े कर दिए, तो हर एक इसका टुकड़ा दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा पूरे प्लेनेरिया में, यानी कि एक से कितने प्लेनेरिया बन जाएंगे, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, यानी कि 3 प्लेनेरिया कम्स आउट बाय द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो बोल रहा है इन अ फूड चेन ऑफ ग्रास
इंसेक्ट, फ्रॉग एंड स्नेक। असाइन ट्रॉफिक लेवल टू फ्रॉग। हमें फूड चेन बनानी है और उस फूड चेन में हमें सिर्फ इन 4 ऑर्गेनिज्म का यूज करना है और ये प्लांट है, ठीक है। तो ग्रास यानी कि हमें तो पता है प्रोड्यूसर कम्स फर्स्ट, प्रोड्यूसर कम फर्स्ट यानी कि ग्रास कम फर्स्ट, तो ग्रास लिख दिया। अब ग्रास को कौन खाएगा? जो हर्बीवोर होगा यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, तो वो कौन होगा? हमारा फ्रॉग। वो कौन, सॉरी क्या बोले जा रही हूँ, हाँ सही है, वो कौन होगा? हमारा फ्रॉग। फ्रॉग के बाद क्या आ जाए, सॉरी फ्रॉग नहीं आएगा, इंसेक्ट आएंगे, सॉरी ग्रास को खाएगा ना, कॉमन लिख देती हूँ, ठीक है। तो फ्रॉग, ग्रास, ग्रास के बाद आ जाएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट जैसे समझ लो आप बटरफ्लाई हो गई या फिर ग्रास होपर हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो वो प्लांट इफेक्ट करेगा और इंसेक्ट को कौन खाएगा? हमारा फ्रॉग जीभ से ऐसे खा लेता है। मतलब फ्रॉग, उनकी जीभ ऐसी होती है कि पीछे से खुली होती है और आगे से अटैच होती है, और हमारे ह्यूमंस में क्या होता है? पीछे से अटैच है, आगे से ओपन, मतलब फ्री है। तो फ्रॉग में उल्टा होता है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन खाएगा? लास्ट में कौन आएगा? हमारा स्नेक। तो अब मुझे बताओ, ऐसे कि स्नेक, देखो ट्रॉफिक 1 लेवल, ट्रॉफिक 2 लेवल, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4। तो कौन सा ट्रॉफिक लेवल अचीव करा हमारे फ्रॉग ने? 3rd ट्रॉफिक लेवल, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो आप बता देना फ्रॉग अचीव या फ्रॉग असाइन 3rd ट्रॉफिक लेवल इन दिस फूड चेन। इस फूड चेन में 3rd ट्रॉफिक लेवल है, जरूरी नहीं है हर ट्रॉफिक लेवल में 3rd ही है वो, ठीक है। A plant hormone helps in bending of stem towards light. ऐसा कौन सा मैंने प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन बताया था जो क्या करता है? सूरज की किरणों या फिर लाइट से, हमारी टॉर्च वगैरह की लाइट नहीं, वो जो नेचुरल लाइट है सूरज की, उसकी तरफ क्या कर जाता है? बेंड कर जाता है। और किसको बेंड कर देता है? स्टेम को, क्योंकि ये हार्मोन कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टेम की टिप में। तो जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ की क्या कर देगा? बेंडिंग। कौन सा हार्मोन था ये बताना होगी, और नेम हार्मोन, उसका नाम बताना है, एंड एक्सप्लेन हाउ इज द मूवमेंट अचीव, और कैसे ये बेंडिंग होती है हमें ये बताना है। तो कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बेंडिंग करवाता है? वो होता है हमारा जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। तो ओ से क्या याद आ रहा है? ऑक्सीन। कौन होता है यहाँ पे? ऑक्सीन। ऑक्सीन एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो हमें ग्रोइंग टिप्स पे मिलता है, यानी कि स्टेम की भी यहाँ पे चोटी पे मिलेगा और रूट की भी चोटी पे मिलेगा, ठीक है। तो हमें बात करनी है बेंडिंग की, तो ऑक्सीन बेंडिंग रूट में ना करवा के क्या करवाता है? स्टेम में। अब ये बेंडिंग कैसे होती है देखो, मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। तो देखो जैसे ये होती है स्टेम, तो अभी क्या है, जैसे समझो ये हमारे सूरज जी है, सूरज बिल्कुल 90 डिग्री पर है, तो स्टेम में जो ऑक्सीजन होगा वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह पे होगा, और ऑक्सीजन क्या करवाता है? ग्रोथ। तो स्टेम की ग्रोथ बिल्कुल वर्टिकल होगी, सीधे 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 सीधे। अब मानो थोड़ा शाम का टाइम वक्त हुआ, अब 90 से सीधे 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 कट के अब सूरज जी आ गए हैं यहाँ पे, तो अभी क्या होगा? ये ऑक्सीजन, अब हमेशा याद रखना ऑक्सीजन को एक प्यारी सुंदर गोरी 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 लड़की की तरह मानो। ऑक्सीजन एक वो शर्मीली लड़की है जिसे धूप से नफरत है, हमेशा वो शेड की तरफ मूव करती है। तो देखो सूरज यहाँ से आ रहा है तो डायरेक्ट सनलाइट इस वाले फेस पे पड़ेगी, तो ऑक्सीजन यहाँ पे ना आके इस वाले फेस पे आ जाएगा, पीछे वाले पे इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा आ गया, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा उसकी लेंथ ज्यादा होगी, तो ये वाला पार्ट क्या कर जाएगा? बहुत ज्यादा ग्रो, और ग्रो करने पर क्या कर देगा? ये ऐसे करके बेंड, क्योंकि इधर तो ऑक्सीजन में होगा तो थोड़ा बहुत यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या है? कम, तो ये तो रह जाएगा छोटा, और ये वाला हिस्सा क्या कर जाएगा? बहुत ज्यादा ग्रो, तो ये क्या करवा देगा? बेंडिंग। तो वन साइड ऑफ द स्टेम ग्रो फास्टर एंड लॉन्गर, इट कॉजेज द बेंडिंग ऑफ स्टेम। और यहाँ पे हमारा कौन होगा? ऑक्सीजन। और यहाँ पे हमारे सूरज नारायण देवता जी, जिनको नमस्कार, जिनकी वजह से फोटोसिंथेसिस है, जिसकी वजह से फूड चेन है। अगर ये रही तो हम नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो ऑक्सीजन हमारा शेड में रहना प्रेफर करता है, इसलिए एक साइड मूव कर जाएगा, लिखना जरूरी है। शेड को प्रेफर करता है ऑक्सीजन। तो नेम ऑफ हार्मोन ऑक्सीजन, एंड बाय हाउ इज दिस कॉज बेंडिंग? बाय अक्यूमुलेट वन साइड मोर एंड लीव द अदर साइड एंड देन ग्रो, and then growing faster the one side and then cause bending। बस इन्हें आप वर्ड्स में लिख लेना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, वो आप खुद करके लेकर आना, कि मैं आपको ये क्वेश्चन ना बोल देती हूँ, ठीक है, अपनी कॉपी में से, अपने नोट्स में से। देखो वो क्वेश्चन ये है कि नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन
एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपको ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में से उस पार्ट का नाम बताना है वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड, जगह में नेफ्रॉन मिलते हैं। तो नेफ्रॉन कहाँ मिलते हैं, एल्वुलाई कहाँ मिलती है, लंग्स में। ऐसे आपको बताना है नेफ्रॉन कहाँ मिलते हैं, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, और उनका स्ट्रक्चर बताना है और उनका काम बताना है। देखो हल्का हल्का मैं बता देती हूँ, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एक ऑर्गन होता है, मेन ऑर्गन, जिसके कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम ही बन गया, ठीक है, उधर ये प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है फिल्टरिंग यूनिट की तरह, यानी कि फिल्ट्रेशन करवाते हैं ब्लड का। ये नहीं तो फिल्ट्रेशन नहीं, यानी कि पूरी किडनी इन्हीं से, मैंने तो अंदर ही बोल दिया, नेफ्रॉन किडनी में ही मिलती है, लेकिन हाँ, लेकिन आपको उसके अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्या काम होता है ये सब, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे को भी इंतहा इंतजार रहता है बच्चों, कब आपके कोई डाउट्स आए तो मैं एक्साइटेड रहती हूँ कब बताऊँ, ठीक है। तो ज़रूर आप मुझसे पूछना कोई भी डाउट हो। ओके बाय।